सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड के केदारनाथ मार्ग से आई बेहद दुखद और हृदय विदारक खबर की। चारधाम यात्रा के दौरान एक बार फिर हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। ये इस यात्रा सीजन की 5वीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना है। वहीं बात होगी ईरान इजराइल जंग के हालात की। आपको बता दें कि इस जंग से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। और चलते चलते बात होगी अलीगढ़ में पति पत्नी के बीच साबुन संग्राम की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार। स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ मार्ग से आज सुबह एक बेहद दुखद और हृदय विदारक खबर सामने आई है। चारधाम यात्रा के दौरान एक बार फिर हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है और ये इस यात्रा सीजन की 5वीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना है। आज सुबह करीब 5:30 बजे केदारनाथ से गुप्तकाशी की ओर जा रहा आर्यन एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर गौरीकुंड क्षेत्र के घने जंगलों में क्रैश हो गया। दुर्घटना के समय मौसम बेहद खराब था, लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक 2 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सुबह का वक्त केदारनाथ से लौटते श्रद्धालु और अचानक घना कोहरा और तेज हवाएं उत्तराखंड की गौरीकुंड स्थित खर्क की पहाड़ियों पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर आंखों के सामने आग का गोला बन गया। स्थानीय महिलाओं ने पहाड़ी की ओर से तेज धमाके की आवाज सुनी और जब वहां जाकर देखा तो मंजर ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पहाड़ियों में मलबे के टुकड़े बिखरे थे और हेलीकॉप्टर जलकर राख हो चुका था। गुप्तकाशी से 5:15 पर उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर जब 5:25 पर केदारनाथ से लौट रहा था, तब मौसम ने करवट ली और एक काला धुआं आसमान में उठता दिखाई दिया। इस हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें 39 वर्षीय कैप्टन राजबीर सिंह चौहान, बीकेटीसी प्रतिनिधि विक्रम रावत, उत्तर प्रदेश के 66 वर्षीय विनोद देवी साल के दृष्टि सिंह, गुजरात निवासी राजकुमार सुरेश जायसवाल, उनकी पत्नी श्रद्धा और महाराष्ट्र की 2 साल की बच्ची काशी शामिल थी। 7 की मौके पर ही मौत हो गई। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और DGCA और यूपाडा और AIB सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें। आज सुबह ही एक हेली के क्रैश होने की सूचना मुझे प्राप्त हुई और तत्काल मैंने जिलाधिकारी को सूचना करी कि इस प्रकार की वहाँ पे घटना हो चुकी है और जिलाधिकारी ने तुरंत वहाँ पे रेस्क्यू टीम भेज करके राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। वहाँ पर एक महिला जिसका नाम शर्मिला है, वो घास काट रही थी, उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने घटना की जानकारी दी कि इस तरह से यहाँ पे हेली क्रैश हुआ है। उसमें एक स्थानीय व्यक्ति भी हैं जो बीकेटीसी में सर्विस करते हैं और वापस अपने घर को जा रहे थे
तो अभी राहत और बचाव कार्य के लिए राहत टीम वहां पहुंच गई है। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमों को मौके पर रवाना किया गया। घटनास्थल खतरनाक और बेहद दुर्गम इलाका था, जहां पहुंचना आसान नहीं था, मगर सभी टीमों ने समन्वय और तेजी दिखाते हुए घने जंगल में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। पहाड़ी पर फैले मलबे और जली हुई लाशों को समेटकर बड़ी सावधानी से नीचे लाया गया। हर शव के साथ एक परिवार की उम्मीद और आस्था भी टूट चुकी थी। सुबह गुप्तकाशी से हमारी एक आर्यन एविएशन कंपनी है जिसका हेलीकॉप्टर संचालित हो रहा था, जिसमें उनकी पहली शटल ऊपर केदारनाथ गई थी 5:10 पर, जो लगभग केदारनाथ से लगभग 5:25 पर वापस आ रही थी, जिसमें 6 यात्री थे, जिसमें एक छोटा बच्चा था जो 23 महीने का था और एक पायलट। टोटल 7 लोग थे। जो गौरीकुंड के आसपास के क्षेत्र में कुछ मौसम ख़राब होने के कारण थोड़ा सा मुझे लगता है डिसोरिएंट हो गया, जिसकी वजह से वो गौरीकुंड के ऊपर बुग्याल में जाकर के क्रैश होने की लापता की सूचना मिली पहले हमें। फिर उसके बाद सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और लोकल लोगों की मदद ली गई, जिसमें पता चला कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद सीएम धामी के कड़े निर्देश। हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त एसओपी तैयार की जाए। हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूर्ण जांच और उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाए, जो हेली संचालन की सभी तकनीकी व सुरक्षा पहलुओं की गहन समीक्षा कर एसओपी तैयार करेगी। ये समिति ये सुनिश्चित करेगी कि हेली सेवाओं का संचालन पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी और निर्धारित मानकों के अनुसार हो। हादसे में जान गंवाने वाली 19 वर्षीय दृष्टि सिंह के दादा ने हेलीकॉप्टर कंपनी पर सीधा आरोप लगाया है। उनका गुस्सा जायज है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि जब मौसम इतना खराब था तो उड़ान की अनुमति किसने दी? क्या यात्रियों की जान से बड़ा कुछ और है? परिजनों का कहना है कि कंपनी ने मुनाफे की अंधी दौड़ में नियमों की बलि चढ़ा दी और इसके लिए उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। मेरी पोती की मौत की जवाबदेही कौन लेगा? लापरवाही ये कंपनी की और प्रशासन की लापरवाही है कि ऐसे मौसम में भी उड़ान भरने की परमिशन दी जा रही है। लोगों के अपने लालच में लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। यात्रियों को क्या पता कि ये भाई हेलीकॉप्टर में क्या दिक्कत आएगी मौसम को, वो तो इन्होंने बैठाया ले चले। लापरवाही, घोर लापरवाही कंपनीज की और सरकार की। इनके लाइसेंस बैंड कर किए जाने चाहिए। घटना के तुरंत बाद केदारनाथ में हेली सेवाओं को अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें डीजीसीए, पर्यटन विभाग, आपदा प्रबंधन और यूसीएडीए के अधिकारी शामिल हुए। निर्देश दिए गए हैं कि एक तकनीकी समिति बनाई जाए जो हेली सेवाओं के लिए नई और सख्त एसओपी तैयार करेगी, ताकि भविष्य में ऐसा हादसा न दोहराया जाए। इधर इस हादसे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार को सीधा जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी प्रवक्ता गरिमा दसौनी और वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ये 5वीं बड़ी हेलीकॉप्टर दुर्घटना है, लेकिन सरकार अभी तक एक भी ठोस नीति नहीं बना पाई है। उन्होंने कहा कि हेली कंपनियों को बेलगाम छोड़ दिया गया है और ये कंपनियां सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में नियमों को दरकिनार कर यात्रियों की जान को दांव पर लगा रही है। हतप्रभ करने वाली बात है, चौंकाने वाली बात है कि आखिर राज्य सरकार चारधाम यात्रा को लेकर इतनी उदासीन क्यों है? क्यों इतनी कोताही और हिला हवाली इस पूरी चारधाम यात्रा में देखने को मिल रही है?
पिछले वर्ष भी ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिला। न मौत के आंकड़े बाहर आ पाए, न मलबे के आने के आंकड़े बाहर आ पाए। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बादल फटने की घटनाएं बहुतायत में होती रही, लेकिन सरकार सुप्त अवस्था में सोई रही और उससे भी उसने सबक नहीं लिए। इस बार तो 5 हेली दुर्घटनाएं हो चुकी हैं मात्र 46 दिन की यात्रा में, और 46 दिन की यात्रा में 118 जो श्रद्धालु हैं वो उनकी मौत की खबरें आ रही हैं। पिछले 1 महीने में ये 5वां बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा है और सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। हर बार हादसे के बाद जांच, समीक्षा और बैठकों की खानापूर्ति होती है। उत्तराखंड में बीते कुछ सालों के विमान हादसे। 25 जून 2013 गौरीकुंड में MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश, 20 की मौत। 10 जून 2017 में बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश, एक इंजीनियर की मौत। 21 अगस्त 2019 उत्तरकाशी हेलीकॉप्टर दुर्घटना, 3 लोगों की मौत। 9 अक्टूबर 2022 में केदार घाटी में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 की मौत। 2023 में केदारनाथ घाटी एक और हेलीकॉप्टर दुर्घटना होते होते बची। 8 मई 2025 उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 की मौत, 1 घायल। 7 जून 2025 रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की हाईवे पर लैंडिंग हुई। 15 जून 2025 केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की आज अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि उत्तराखंड में एक और हेलीकॉप्टर हादसे ने पूरी हवाई सेवा को ही सवालों के घेरे में ला दिया है। सवाल यह है कि हवाई सफर अब जानलेवा हो चुका है। जमीन से आसमान का पंखों से सफर कितना महफूज है, ये सवालों के घेरे में है। हवा में उड़कर जाने का ख्वाब और जल्दी पहुंचने की कीमत का जिंदगी से ज्यादा है। अगर नहीं तो फिर ये हादसे क्यों? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग की मुख्य वजह न्यूक्लियर वेपन है। इसको लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन दोनों देशों के बीच बात बन नहीं पा रही थी। इस बीच जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की पेशकश की है। ये खास रिपोर्ट देखें। इजराइल ईरान संघर्ष अब तक क्या हुआ? इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया था। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 9 वैज्ञानिक, 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर मारे गए। ईरान ने पलटवार किया, इसे ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया। 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली रक्षा मंत्रालय को हिट करने का दावा किया। नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बातचीत की और हालात की जानकारी दी। ट्रंप ने धमकी दी, कहा ईरान परमाणु समझौता करे वरना बड़ा हमला होगा। इजरायली राष्ट्रपति को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट किया गया। ईरान ने इजराइल के 3 F-35 विमान गिराने का दावा किया। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर वार्ता रद्द हो गई। वार पर वार, बड़ी टकरार। ईरान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला होने से दुनिया में खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात दोनों तरफ से मिसाइल अटैक होते रहे। वहीं इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाने का दावा किया। खबरें मिल रही हैं कि हमले के दौरान ईरान के ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी पर भी मिसाइलों से हमला किया गया। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले और तेज करने की बात कही है, जबकि ईरान की राजधानी तेहरान में शनिवार रात को एक रिहायशी इमारत पर इजरायली हमले में 60 लोगों की मौत हो गई है। इजरायली हमले में ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। डेमियन साइमन मैक्सार की तरफ से जारी की गई तस्वीरें इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन में ईरान के सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान को दर्शाती है, जिसमें इरफान स्थिति मिलिट्री फैसिलिटी, तेहरान के गरम देहराम में मिसाइल बेस और
पिरान शहर में रडार साइट शामिल है। हमले में ईरान के सिविल और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों में परमाणु ठिकाने और अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल है। वहीं ईरान की जवाबी कार्यवाही में इजराइल को नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान की तुलना में काफी कम है। हालांकि राजधानी तेल अवीव को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले में पहली बार बड़ा नुकसान पहुंचने की खबर मिल रही है। ट्रंप का जंग में सीधे शामिल होने से इनकार। लगातार खबरें मिल रही हैं कि इजराइल चुन-चुनकर ईरान के न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों के साथ साथ अन्य प्रतिष्ठानों पर हमला कर रहा है। जवाब में ईरान ने इजराइल के रिहायशी ठिकानों को निशाना बनाया है। तेल अवीव और हाइफा जैसे इजरायली शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं। इस बीच इजराइल ने अमेरिका से ईरान के खिलाफ जंग में साथ देने को कहा है। आपको बता दें कि इजराइल ने औपचारिक रूप से अमेरिका से अनुरोध किया है कि ईरान में फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने के लिए वे साथ दें, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान के खिलाफ इजराइल की इस जंग में सीधे तौर पर शामिल होने से इनकार कर दिया है। दरअसल इजरायली अधिकारियों ने अमेरिका से गुहार लगाई है कि ईरान के यूरेनियम संवर्धन षड्यंत्र को निशाना बनाने के लिए मदद करे। इस न्यूक्लियर प्लांट के अंडरग्राउंड होने की वजह से इजराइल इसे नष्ट करने में सक्षम नहीं है। ईरान इजराइल जंग जारी, कौन भारी? इजरायली सेना ने ईरान के खिलाफ भीषण हमला बोला। ईरान के टॉप कमांडर्स को मार गिराया गया। ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान। लगातार इजरायली लड़ाकू विमान तेहरान समेत अन्य शहरों पर बमबारी कर रहे हैं। इजरायली के 200 लड़ाकू विमानों ने करीब 100 टारगेट पर हमला किया। जवाबी कार्यवाही में ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान का मध्य इजराइल पर फोकस है। दावा ज्यादातर ड्रोन को इजरायली क्षेत्र में घुसने से पहले ही रोक दिया। कुछ मिसाइलें असर दिखाने में कामयाब रहीं, जिससे इजरायली के आवासीय परिसर और दफ्तर तबाह हो गए। मध्य इजराइल सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र। खबरों के मुताबिक ईरान की तरफ से तेल अवीव में स्थित इजरायली सेना के मुख्यालय, जिसे किरियात के नाम से जाना जाता है, उसको सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार शनिवार को रात भर हुए मिसाइल हमलों में कम से कम 3 इजरायली नागरिकों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। रमत गान और रिशोन लेजियन मध्य इजराइल में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। इसके अलावा इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमले शुरू करने से पहले ईरान के अंदर अभियान चलाया और ड्रोन भी इकट्ठा किए। ईरान पर परमाणु बम बनाने के आरोप। हाल ही में ईरान ने घोषणा की है कि उसने एक सुरक्षित स्थान पर एक अन्य न्यूक्लियर फैसिलिटी का निर्माण पूरा कर लिया है, लेकिन उसने ज्यादा जानकारी नहीं दी। हाल के दिनों में वाशिंगटन और तेहरान ने ओमान की मध्यस्थता में कई दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता की है, जिसे अब खास तौर पर इजराइल के हमले से पहले ईरान को गुमराह करने का प्लान बता रहा है। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब कूटनीतिक प्रयास तेज हो गया है। ईरान के शीर्ष राजनायक ने साफ संकेत दिया है कि अगर इजराइल अपने हमले रोकता है तो ईरान भी जवाबी कार्यवाही बंद कर देगा। इसी बीच द जेरूसलम पोस्ट ने बताया कि ईरान ने ओमान और कतर में मध्यस्थता करने का आग्रह किया है, ताकि वाशिंगटन के साथ परमाणु वार्ताएं फिर से शुरू कराई जा सके और इजरायली हमले रोके जा सके। वहीं इजराइल के निशाने पर एक साथ ईरान के कई सैन्य अड्डे और परमाणु ठिकाने आ गए। ताजा हमले तेल और गैस डिपो पर हुए। कमोबेश सभी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के बाद इजराइल ने ईरान की ऑयल ताकत को कमजोर करने की ठानी है। वहीं ईरान ने कहा कि अगर इजराइल हमला रोकेगा तो हम भी जवाब देना बंद कर देंगे। यह बयान ईरान के विदेश मंत्री ने राजधानी तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। इस दौरान वहां कई राजनयिक भी मौजूद थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट की बात करेंगे।
के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। अलीगढ़ में पति नहाने के लिए बाथरूम में गया था। जब नहाकर लौटा तो पत्नी ने पूछा कि कौन सा साबुन से नहाए हो, कौन से साबुन से नहाए हो। इस पर पति ने कह दिया कि बाथरूम में जो साबुन रखा है उसी का इस्तेमाल किया है। यह साबुन उसकी पत्नी का था। बस इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और इस विवाद में क्या क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। मामला गंभीर है, सामाजिक संस्कारों से जुड़ा है। जब पति पत्नियों के हाथों हत्या का शिकार बन रहे हैं, तब अलीगढ़ जिले के क्वारसी थाना क्षेत्र में यह मामला सामने आया है। युवक का विवाह 13 साल पहले हुआ था। युवक गांव में रहकर खेती करता था। वहीं उसके पिता रोडवेज से रिटायर्ड हैं, तो पिता के पेंशन और खेतीबाड़ी से घर चलता है। पति पत्नी में नहाने के साबुन को लेकर झगड़ा हो गया। बात केवल इतनी सी थी कि उसने बाथरूम में रखे पत्नी के साबुन से नहा लिया। वहीं जैसे ही इस बात की भनक पत्नी को लगी तो वह पति से झगड़ा करने लगी। पत्नी ने भी पत्नी को डांट दिया। दोनों में मारपीट भी होने लगी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। फिर पुलिस पहुंची तो पति का गुस्सा और बढ़ गया। वह पुलिस पर भी भड़क गया, गाली गलौज शुरू कर दी। इस दौरान सिपाही ने युवक को थप्पड़ मार दिया। युवक का आरोप है कि पुलिस उसको चौकी में ले गई और वहां भी पिटाई की। इसके चलते उसकी उंगली में भी चोट लग गई। पुलिस ने पति और पत्नी दोनों का मेडिकल भी कराया और पति की मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी की गई। पति ने पुलिसकर्मी पर पीटने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से शिकायत की है। बता तो रहा हूँ, वही पति पत्नी का ही चक्कर। ये पुलिस वाले फिर पकड़ ले गए थे। क्या कहते हैं, डंडे फंडे मार दिए थे। घर पे ही एक थप्पड़ मार दिया था मेरे। तो खून निकला इतना मारा है? नहीं का दिए, ये उंगली में डंडा लग गया ज़्यादा जोर से, इसमें से निकला। तो उनके साथ कोई बातचीत विवाद हुआ था क्या पुलिस वालों में? नहीं, तो कुछ नहीं, बस मैंने थोड़ा सा बोल दिया था। मैंने कि मैं चल तो रहा हूँ, मारने की क्या ज़रूरत है, घर पे ही मैं चल तो रहा हूँ, मैं भागूंगा थोड़ा ही। तो कहाँ पे मारपीट की थी? मतलब घर पे भी या घर के अलावा? घर पे, और फिर चौकी में ले जाके मारे थे डंडे। हम घर में रहते हैं, हमें रहने ना देते हैं। बाहर से तारों लगा देते, कहूँ भीतर से तारों लगा देते हैं, कहूँ बाथरूम में बंद कर देते हैं, कहूँ बाप में तारी को बुला के पिटवा देते हैं हमें। कौन? बहू। आज क्या हुआ था? आज लड़ाई भाई उनमें 2 आदमी में। लड़का नहा रहो, लड़का ने कही लड़का नहा रहो तो कह रही आज क्यों ना, अब का नहा रहो मेरे साबुन से। मान लो गई कि मैं का कुछ लावत ना हो, मैं 2 दिन से चलो गऊँ। तू तो नहीं लावत तो मारवे दौर पर ही उठा के ले आई, मारवे के ताई मार दई माने। फिर भाऊ ने मार दो हुए सवाल तो कछु बात है कि जात करने ने थप्पड़ मार दो। पूछ ही ना है, पूछ लेते तो कोई बात ना आई। पूछते कि भाई क्या बात है, पूछ ही ना है। और इन्हें थप्पड़ मार दो बाके तो दू सो किसी आएगा उसे माने गाड़ी दे दे। तो इन्हें फिर ला के चौकी में बहुत मारे। हाँ, बहुत मार हुआ है। समाज में पति पत्नियों के बीच तालमेल और मर्यादा की डोर कमजोर होती जा रही है। यही वजह है कि हत्या, प्रताड़ना और अलगाव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद अलीगढ़ में। अलीगढ़ से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जो अजीबोगरीब मामला है, जहाँ पति पत्नी की साबुन से नहा लेता है और साबुन से नहाने के बाद पत्नी को और इतना गुस्सा आता है कि पत्नी अपने पहले पति से झगड़ा करती है और झगड़ा करने के बाद में फिर पुलिस को बुला लेती है और पुलिस बुलाने के बाद में अपने पति को पुलिस के हवाले कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि पत्नी के और पति के झगड़े में इतनी लड़ाई नहीं होती है, लेकिन जो दरोगा जी शायद अपनी मानवता को भूल बैठे और दरोगा जी ने पत्नी से ज़्यादा उसके पति के साथ गुंडई कर डाली और उसे 3rd डिग्री का प्रयोग किया। 3rd डिग्री ले जाने के साथ अगर बात की जाए तो पति के हाथों में गंभीर चोटें आई हैं। पति का आरोप यह है कि पुलिस ने मुझे 3rd डिग्री दिया और 3rd डिग्री देने के साथ साथ मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की है। पति पत्नी के बीच में जिस तरह से दरोगा जी ने मानवता को शर्मसार किया, पुलिस का ईमानी चेहरा जो सामने आया वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और चिंता का विषय है। अब देखना यह होगा कि इसमें पुलिस के उच्च अधिकारी दरोगा जी के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करते हैं। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, अली। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
देख रही। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। अलीगढ़ में पति नहाने के लिए बाथरूम में गया था। जब नहाकर लौटा तो पत्नी ने पूछा कि कौन सा साबुन से नहाए हो, कौन से साबुन से नहाए हो। इस पर पति ने कह दिया कि बाथरूम में जो साबुन रखा है उसी का इस्तेमाल किया है। ये साबुन उसकी पत्नी का था। बस इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और इस विवाद में क्या क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। मामला गंभीर है, सामाजिक संस्कारों से जुड़ा है। जब पति पत्नियों के हाथों हत्या का शिकार बन रहे हैं, तब अलीगढ़ जिले के क्वारसी थाना क्षेत्र में यह मामला सामने आया है। युवक का विवाह 13 साल पहले हुआ था। युवक गांव में रहकर खेती करता था। वहीं उसके पिता रोडवेज से रिटायर्ड हैं, तो पिता के पेंशन और खेतीबाड़ी से घर चलता है। पति पत्नी में नहाने के साबुन को लेकर झगड़ा हो गया। बात केवल इतनी सी थी कि उसने बाथरूम में रखे पत्नी के साबुन से नहा लिया। वहीं जैसे ही इस बात की भनक पत्नी को लगी तो वह पति से झगड़ा करने लगी। पति ने भी पत्नी को डांट दिया। दोनों में मारपीट भी होने लगी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। फिर पुलिस पहुंची तो पति का गुस्सा और बढ़ गया। वह पुलिस पर भी भड़क गया, गाली गलौज शुरू कर दी। इस दौरान सिपाही ने युवक को थप्पड़ मार दिया। युवक का आरोप है कि पुलिस उसको चौकी में ले गई और वहां भी पिटाई की। इसके चलते उसकी उंगली में भी चोट लग गई। पुलिस ने पति और पत्नी दोनों का मेडिकल भी कराया और पति की मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी की गई। पति ने पुलिसकर्मी पर पीटने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से शिकायत की है। बता तो रहा हूँ, वही पति पत्नी का ही चक्कर। तो ये पुलिस वाले फिर पकड़ ले गए थे। फिर क्या कहते हैं, डंडे फंडे मार दिए थे। घर पे ही एक थप्पड़ मार दिया था मेरे। तो खून निकला इतना मारा? नहका दिए, ये उंगली में डंडा लग गया ज़्यादा जोर से, इसमें ऐसे निकला। तो उनके साथ कोई बातचीत विवाद हुआ था क्या पुलिस वालों में? नहीं तो कुछ नहीं, बस मैंने थोड़ा सा बोल दिया था। मैंने कि मैं चल तो रहा हूँ, मारने की क्या ज़रूरत है, घर पे ही। मैं चल तो रहा हूँ, मैं भागूंगा थोड़ा ही। तो कहाँ पे मारपीट की थी? मतलब घर पे भी या घर के अलावा? घर पे, फिर चौकी में ले जाके मारे थे डंडे। हम घर में रहते हैं, हमें रहने ना देते हैं। बाहर से तारों लगा देते, कहूँ भीतर से तारों लगा देते हैं, कहूँ बाथरूम में बंद कर देते हैं, कहूँ बाप में तारी को बुला के पिटवा देते हैं हमें। कौन? बहू। आज क्या हुआ था? आज लड़ाई भाई, उनमें 2 आदमी में लड़का नहाए रहो। लड़का ने कही लड़का नहाए रहो, तो कह रही आज क्यों ना, अब का नहाए रहो मेरे साबुन से। मान लो गई कि मैं का कछ लावत ना हो, मैं 2 दिन से चलो गऊँ। अरे तू तो नहीं लावत तो मारवे दौर पर ही उठा के ले आई, मारवे के ताई मार दई माने। फिर भाऊ ने मारता हुआ सवाल से कछु बात है कि जात करने ने थप्पड़ मारता हो, पूछ ही ना है। पूछ लेते तो कोई बात ना आई, पूछते कि भाई क्या बात है, पूछ ही ना है। और इन्हें थप्पड़ मारता हो बाके तो 200 किसी आएगा उसे माने गाड़ी दे दे। तो इन्हें फिर ला के चौकी में बहुत मारे। हाँ, बहुत मार हुआ है। समाज में पति पत्नियों के बीच तालमेल और मर्यादा की डोर कमजोर होती जा रही है। यही वजह है कि हत्या, प्रताड़ना और अलगाव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद अलीगढ़ में। अलीगढ़ से एक ऐसा हैरान कर देना वाला मामला सामने आया है जो अजीबोगरीब मामला है, जहाँ पति पत्नी की साबुन से नहा लेता है और साबुन से नहाने के बाद पत्नी को और इतना गुस्सा आता है कि पत्नी अपने पहले पति से झगड़ा करती है और झगड़ा करने के बाद में फिर पुलिस को बुला लेती है और पुलिस बुलाने के बाद में अपने पति को पुलिस के हवाले कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि पत्नी के और पति के झगड़े में इतनी लड़ाई नहीं होती है, लेकिन जो दरोगा जी शायद अपनी मानवता को भूल बैठे और दरोगा जी ने पत्नी से ज़्यादा उसके पति के साथ गुंडई कर डाली और उसे 3rd डिग्री का प्रयोग किया। 3rd डिग्री ले जाने के साथ अगर बात की जाए तो पति के हाथों में गंभीर चोटें आई हैं। पति का आरोप यह है कि पुलिस ने मुझे 3rd डिग्री दिया और 3rd डिग्री देने के साथ साथ मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की है। पति पत्नी के बीच में जिस तरह से दरोगा जी ने मानवता को शर्मसार किया, पुलिस का ईमानी चेहरा जो सामने आया वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और चिंता का विषय है। अब देखना यह होगा कि इसमें पुलिस के उच्च अधिकारी दरोगा जी के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करते हैं। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, अली। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।